हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज का जो मैं वीडियो लेकर आया हूं वो है आपका मगध साम्राज्य से संबंधित है आज का ये वीडियो। और इस वीडियो के माध्यम से हम मगध साम्राज्य के बारे में जानेंगे, उसके महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में जानेंगे और मगध साम्राज्य के अंदर में कितने वंशों का उदय हुआ था। इन सारी बातों को भी हम लोग संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे, जो कि आप सबों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो को। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मगध साम्राज्य के बारे में, मगध राजवंश के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मगध राजवंश का जो मगध साम्राज्य का जो उदय की बात हम लोग देखते हैं वह 6वीं शताब्दी के आसपास, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की बताई जाती है। और ये भी कहा जाता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आगे के भारत का राजनीतिक इतिहास और महाजनपदों के बीच प्रभुत्व स्थापित करने के लिए संघर्ष का इतिहास माना जाता है। ठीक है, ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। अब मगध साम्राज्य जो है वो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ था, उत्पन्न हुआ था। और यह जो साम्राज्य है स्थापित करने में सफल हुआ था। और ये भारत का एक सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में भी इसका उदय हुआ था, कह सकते हैं। और भारत में ये सबसे शक्तिशाली साम्राज्य वंश के रूप में भी जाना जाता था। ठीक है, और कहा जाता है कि जो अथर्ववेद है, जो वेद में एक पुस्तक है अथर्ववेद, तो उसमें मगध का सर्वप्रथम उल्लेख यहाँ पे देखने को मिलता है, मगध का। और महाकाव्यों के अनुसार बृहदत्त जो है वो मगध राज की स्थापना की थी। महाकाव्यों के अनुसार से बृहदत्त जो है वो मगध साम्राज्य का, मगध राजवंश का स्थापना करता है। और वह जो था, मतलब बृहदत्त जो था, वह वसु का पुत्र और जरासंध का पिता माना जाता था। ठीक है, ये सारी बातें हैं यहाँ पे। और अगर बात करें मगध राजवंश की, तो मगध राजवंश में, मगध साम्राज्य में 3 वंशों का उदय हुआ था। पहला है हर्यक वंश, दूसरा है शिशुनाग और तीसरा है नंदवंश। और हर्यक वंश के अंतर्गत आपको बिंबिसार राजा है, अजातशत्रु है और उदयीन है। ये सबसे शक्तिशाली राजाओं के रूप में जाना जाता था। अगर हम बात करें शिशुनाग वंश में, तो शिशुनाग जो हो गए और कालाशोक जो है वो एक शक्तिशाली राजा माने जाते थे शिशुनाग वंश में। और अगर नंद वंश की बात करें तो महापद्म नंद जो है और घनानंद, ये 2 राजा जो थे वो काफ़ी शक्तिशाली थे। चलिए अब हम लोग जानेंगे हर्यक राजवंश के बारे में। और हर्यक राजवंश के सबसे शक्तिशाली राजाओं के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हर्यक राजवंश में सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिंबिसार के बारे में, जिसका शासनकाल 554 से लेके 492 ईसा पूर्व माना जाता था। ठीक है, और बिंबिसार को हर्यक राजवंश का संस्थापक के रूप में भी माना जाता था। और जो ये जो बिंबिसार जो हैं वो महात्मा बुद्ध के एक मित्र और संरक्षण के रूप में भी वे जाने जाते थे। महात्मा बुद्ध के मित्र भी थे। ठीक है, ये जो बिंबिसार जो है, और वे बौद्ध धर्म के संरक्षण के रूप में भी वे जाने जाते थे। और जो बिंबिसार है उन्होंने अपनी जो राजधानी जो बनाई थी वो राजगिरी, जो बिहार में स्थित है, जो राजगिरी है उसको अपनी राजधानी बनाते हैं। और बिंबिसार को श्रेनिक भी कहा जाता था। बिंबिसार राजा को श्रेनिक भी कहा जाता था। श्रेनिक क्या होता है? जो सेना रखने वाला होता है राजा, उसको श्रेनिक कहा जाता है। और उसने विजय और विस्तार की नीति अपने साम्राज्य में प्रारंभ की थी। अब बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति मजबूत की और उसने 3 विवाह किए थे। ठीक है, बिंबिसार 3 विवाह करते हैं। ठीक है, और एक मिनट, हाँ,
ये जो 3 विवाह उन्होंने किया है, अब प्रथम विवाह जो हुआ है उसकी जो प्रथम पत्नी जो थी उनका नाम महाकोशला देवी था। ठीक है, और ये जो महाकोशला देवी जो है वो कौशल राज की पुत्री थी एवं प्रसन्नजीत की बहन भी कहलाती थी। जो बिंबिसार की जो पहली बेगम थी, पहली पत्नी थी, उनका नाम था महाकोशला, और इस विवाह से काशी दहेज में उनको मिला था। और अगर बात करें दूसरी विवाह का, तो उसकी दूसरी पत्नी जो थी वो लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चिल्लन्ना थी। ठीक है, जिन दूसरी पत्नी का नाम चिल्लन्ना था और जिसने अजात शत्रु को जन्म दिया था। ठीक है, चिल्लन्ना ने ही अजात शत्रु को जन्म दिया था। और तीसरी रानी जो है वो मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा थी। इसी से पता चलता है कि बिंबिसार ने 3 विवाह किया। पहली पत्नी का नाम महाकोशला देवी था, दूसरी पत्नी का नाम चिल्लन्ना था और तीसरी पत्नी का नाम आपका क्षेमा था। ठीक है, और वे जो 3 विवाह करते हैं इसके फलस्वरूप उन्हें मगध में पश्चिम एवं उत्तर की ओर फैला हुआ मतलब क्षेत्र एरिया उनको मिलता है दहेज के रूप में। बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त की हत्या करके उसे मगध में मिला लिया। बिंबिसार जो थे वो क्रूर शासक के रूप में भी जाने जाते थे। उन्होंने अंग के शासक, अंग साम्राज्य के शासक ब्रह्मदत्त की भी उन्होंने हत्या की थी और उन्हें अपने मगध में मिला लिया था अपने साम्राज्य विस्तार के लिए। चलिए आगे ये कहा जाता है कि जो बिंबिसार जो है वो अवंती नरेश, ठीक है, एक अवंती साम्राज्य है जिसके राजा जो है जिनका नाम चंड प्रदोत है। ठीक है, तो बिंबिसार ने अवंती नरेश चंड प्रदोत से युद्ध किया, किंतु अंत में दोनों दोस्त बन गए। ठीक है, युद्ध करने के बाद जब चंड प्रदोत को पीलिया रोग हुआ तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जो थे, जो राज डॉक्टर थे, उनको जीवक को उज्जैन भेजा। तो यहाँ पे आप सबों को ये भी पूछा जा सकता है कि बिंबिसार के जो है राजवैद्य का क्या नाम है, तो उनका नाम है जीवक, जिन्होंने चंड प्रदोत राजा को, जो अवंती नरेश थे, उनके इलाज के लिए उन्हें उज्जैन भी भेजने का काम किया था। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु के पिता का क्या नाम था? आपका पिता का नाम था बिंबिसार और उनकी माता का जो नाम था चिल्लन्ना था। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजा बना। तो सोच सकते हैं कि शासन में लोग अपना गद्दी पाने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे अजातशत्रु जो है अपने पिता की हत्या करते हैं और उसे कुनिक भी कहा जाता था। किसे? अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता था। और अजातशत्रु ने कौशल और वैशाली को पराजित करके उन्हें मगध में मिला लिया। वैशाली के युद्ध में अजातशत्रु ने महाशिला कंटक एवं रथ मूसल जैसे हथियारों का प्रयोग किया और उसका मंत्री वरस्कार काफी सहायक सिद्ध हुआ था। तो यहाँ पे हमने पता किया कि जो अजातशत्रु है वो काफी शक्तिशाली राजाओं के रूप में जाने जाते थे। तो ये अजातशत्रु जो है वो अवंती के खतरों का सामना करने के लिए अजातशत्रु ने राजगीर को किलेबंदी करवाई थी अपना सुरक्षा के नज़र से। राजगीर का जो किला है उसका किलाबंदी करने का काम अजातशत्रु ने किया और प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के काल में ही किया गया था। चलिए आगे हम लोग देखेंगे उदयन राजा के बारे में, जो हर्यक राजवंश के एक सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक माना जाता था। जो राजा उदयन जो है वो पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था और उसने पटना में गंगा एवं सोन के संगम पर एक किला बनवाया था। ठीक है, गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला का भी निर्माण किया था और इस वंश का अंतिम शासक नागदशक के रूप में जाने जाते थे। हर्यक राजवंश के अंतिम राजा का नाम नागदशक था। चलिए अब हम लोग जानेंगे शिशुनाग के बारे में। शिशुनाग राजवंश में
क्या क्या कौन कौन महत्वपूर्ण राजा थे, उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो शिशुनाग राजवंश जो है जो आपका 412 से 345 ईसा पूर्व तक इस वंश का साम्राज्य चला था। और शिशुनाग राजवंश जो है जो नाग दशक का एक अमात्य था। जो शिशुनाग जो थे वो नाग दशक के एक अमात्य थे और उन्होंने नाग दशक को अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की स्थापना करते हैं। शिशुनाग वंश की स्थापना उनके द्वारा किया जाता है और उन्होंने शिशुनाग ने वैशाली को मगध का राजधानी बनाया था और शिशुनाग ने अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। तो शिशुनाग एक बहुत ही शक्तिशाली राजा के रूप में जाने जाते थे आपके शिशुनाग वंश में। अगला हम लोग देखेंगे काला अशोक, जो कि शिशुनाग राजवंश के एक शक्तिशाली राजाओं में से था और उनका शासनकाल 394 से 366 ईसा पूर्व माना जाता था। और काला अशोक ने अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र को पुनः मगध की राजधानी उन्होंने बनाया था और द्वितीय बौद्ध संगति काला अशोक के काल में ही आयोजित किया गया था। और आगे है नंदीवर्धन, जो इन राजवंश का मतलब आखिरी राजवंश क्या शिशुनाग राजवंश के अंतिम शासक के रूप में जाने जाते थे, जिनका नाम नंदीवर्धन था। चलिए अब देखेंगे नंदवंश के बारे में। तो नंदवंश में जो नंदवंश जो है वो 344 से 322 ईसा पूर्व तक चला था। इसके महानतम राजा थे महापद्म नंद, ठीक है, महापद्म नंद, जो अपना शासनकाल 344 से 334 ईसा पूर्व तक चलाया था। और वे जो थे महापद्म नंद जो है वो नंद वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते थे और उसने कलिंग को मगध में मिलाया और विजय स्मारक के रूप में वह कलिंग से जीन की मूर्ति उठा लाया था और उसने अपने को इकारट भी कहा था। ठीक है, आगे है धननंद। जो धननंद जो है वे इस वंश के अंतिम शासक माने जाते थे, नंद वंश के अंतिम शासक माने जाते थे और यह जो है सिकंदर का समकालीन भी माने जाते थे। ठीक है, और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर धननंद को पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना उन्होंने किया था, धनानंद ने। चलिए अब हम लोग देखेंगे सिकंदर का आक्रमण किस प्रकार से होता है इस साम्राज्य में। तो सिकंदर जो है मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र थे। वह अरस्तु के एक शिष्य भी माने जाते थे और सिकंदर ने एशिया माइनर, इराक एवं ईरान पर विजय प्राप्त करने के बाद 326 ईसा पूर्व में खैबर दर्रा पार करके भारत पर आक्रमण उन्होंने किया था। चलिए आगे है तक्षशिला में शासक अंबी ने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए थे, ऐसी बातें कही गई है। ठीक है, और इसी बीच में हाइडेस्पिच का भी एक युद्ध होता है। ठीक है, हाइडेस्पिच का जो एक युद्ध होता है जो झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पोरस का सामना करना पड़ता है। सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया मगर उसके साहस से प्रभावित होकर उसका राज वापस कर दिया गया तथा पोरस सिकंदर का सहयोगी बन गया था। चलिए आगे है सिकंदर की सेना ने व्यास नदी से आगे बढ़ने का इनकार उन्होंने कर दिया था। ठीक है, और वह जो है भारत के लगभग 13 महीने तक चला था। तो आज के इस वीडियो में हमने मगध साम्राज्य के बारे में जाना, उनके संक्षेप में जानकारी प्राप्त की है और मगध साम्राज्य की स्थापना कब हुई और इसके अंदर कितने राजवंश थे और कौन कौन से राजा थे, इन सारी बातों के बारे में हमने जाना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करने जा रहा हूँ। तो वीडियो आप सबों को कैसा लगा? वीडियो के द्वारा आप सबों को बहुत सारी बातें पता चली होंगी
यही आशा के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।